और ये खबरें आपको विस्तार से दिखाएं। सबसे पहले उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा खुलासा आप कह सकते हैं, जिसमें पुलिस रिमांड में शूटर अतीक के एक एक राज उगल रहे हैं। अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि उमेश पाल शूटआउट में 12 से ज्यादा आईफोन का इस्तेमाल हुआ था। आईफोन की आईडी कोड वर्ड में बनाई गई थी। अतीक के पुश्तैनी घर से रजिस्टर बरामद हुआ है, जिसमें यह खुलासा हुआ है। अतीक को भेजे गए आईफोन की आईडी बड़े के नाम से थी। अशरफ को भेजे गए आईफोन की आईडी छोटे के नाम से थी। सभी कोडवर्ड आईडी अतीक के बेटे ने बनाए हैं। पुलिस को अब तक 12 में से 3 आईफोन मिल चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 12 आईफोन का इस्तेमाल हुआ है इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, जिसमें बाकायदा आईडी रखी गई थी फोन पे बात करने के लिए। इस बात की जानकारी मिली है कि 1 दर्जन से ज्यादा आईफोन का इस्तेमाल उमेश पाल शूटआउट कांड में हुआ था। पहले भी इस बात का खुलासा हुआ था कि ये सभी मोबाइल फोन कटरा से खरीदे गए थे और इसके साथ साथ सिम भी खरीदे गए थे। शूटआउट कांड को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने अपने मोबाइल को बदल दिया था, जिसके चलते फेस टाइम पे वो बात कर रहे हैं और जांच एजेंसियां उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। लेकिन अतीक अहमद के चकिया स्थित घर से राकेश मुंशी जो है उसकी निशानदेही पर जो रजिस्टर बरामद किया गया है, उससे इस आईफोन के कोडवर्ड का पता चला है। अतीक अहमद को साबरमती जेल में जो आईफोन भेजा गया था उसका कोडवर्ड बड़े नाम से था, जबकि अशरफ को बरेली जेल में जो आईफोन भेजा गया था वो छोटे के नाम से भेजा गया था। इसके साथ ही साथ अन्य जो शूटर्स हैं उनके भी मोबाइल फोन के कोडवर्ड बनाए गए थे। शूटर मुस्लिम गुड्डू का जो कोडवर्ड था वो चिकन था, जबकि मोहम्मद गुलाम का जो कोडवर्ड था वो उल्लू था। इसके साथ साथ अरमान अगर बात करें तो अरमान जो शूटर है उसका कोडवर्ड बिहारी था। इसके साथ साथ अतीक अहमद के साथी उमेश पाल अपहरण केस में सजा पाने वाले खान सौलत हनीफ वकील का जो पासवर्ड था वो AD010 था। तो इस तरह से अलग अलग पासवर्ड बनाए गए थे और अब तक पुलिस की जांच पड़ताल में 3 आईफोन मिल चुके हैं। फिलहाल जो अब तक आईफोन मिले हैं इनसे जांच आगे बढ़ रही है और उम्मीद है कि और भी आईफोन जल्दी ही पुलिस रिकवर करेगी और केस के तह तक पहुंच सकेगी। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्विस दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। तो उमेश पाल हत्याकांड में यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यूपी एसटीएफ ने अतीक अहमद के बेटे असद के 2 मददगारों को हिरासत में लिया है। इन दोनों की गिरफ्तारी, इन दोनों को हिरासत में हैदराबाद से लिया गया है। इसमें एक असद का बेहद करीबी है। असद के मददगारों से लगातार पूछताछ कर रही है एसटीएफ, जिनके हाथों कई बड़ी जानकारियां भी लग रही हैं। पता यह भी चला है कि वारदात के दिन असद ने खुद की मौजूदगी प्रयागराज की बजाय लखनऊ में दिखाने की कोशिश की और ये नाकाम साबित हुई। अपने दोस्त को उसने फोन और एटीएम कार्ड दे रखा था, जिसका वो लखनऊ में इस्तेमाल कर रहा था, ताकि जांच में पुलिस को यह पता लग सके कि वारदात वाले दिन असद प्रयागराज में था ही नहीं बल्कि लखनऊ में था। लेकिन सारी कहानी जो है वो उल्टी पड़ गई और पुलिस के हाथ सारी जानकारी लग गई। उसकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। असद का दोस्त ना सिर्फ उसके फोन से बात कर रहा था बल्कि एक एटीएम से कुछ पैसे भी निकाले गए हैं। कैफे शॉप में कार्ड से पेमेंट किया गया था। उमेश पाल की हत्या के बाद असद के इस दोस्त ने उसका फोन और एटीएम लखनऊ में उसके फ्लैट पर ही छोड़ दिया था। वारदात के बाद इस युवक ने लखनऊ के इंपीरियल कॉलेज के पास इस वारदात में शामिल एक शूटर से मुलाकात भी की थी। हालांकि जब असद के दोस्त को पता चला कि पुलिस उसके भी पीछे पड़ी है तो वो लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा। कई दिनों से वो हैदराबाद में छुपा था, जो अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस ने इसको हिरासत में लेके कई राज उगलवाए हैं। तो उमेश पाल शूटआउट से जुड़े हुए एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं, जिससे अतीक और अतीक के परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन से जुड़ा हुआ भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। उमेश पाल की हत्या करने वाले शूटर को शाइस्ता परवीन ने ही पैसे दिए थे, ये एक बड़ा खुलासा हुआ है। उमेश पाल शूटआउट के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए थे। शाइस्ता परवीन ने ही रुपए से भरा हुआ बैग मुंशी राकेश उर्फ लाला को छिपाने के लिए दिया था। राकेश ही इस बैग में रुपए लेकर चकिया स्थित अतीक के ऑफिस पहुंचा था। हथियारों को छुपाने की बात भी राकेश ने बताई, साथ ही किसी को शक ना हो इसलिए ध्वस्त किए गए ऑफिस में बैग और हथियार छिपाए।
गंदे दिमाग के लोग हैं। उस समय जैसे इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जाम लगाया, क्योंकि इनके ऊपर उसमें कार्रवाई कप्तान साहब और आईजी साहब बहुत तेजी से कर रहे थे, तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिमाग से ये करी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो कि वो जानू से मिले हुए हैं, इसलिए मेरे ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उनके ऊपर ये सब बोला, वो सिर्फ एक इंसान को भटकाने के लिए। और फिर देखिए अब आज आप देख लीजिए, आज वो अमिताभ सर जो हैं उनको टारगेट पे लेते हैं ये लोग, क्योंकि भाई उतने बड़े अधिकारी हैं एसटीए पे, डर रहे कि कहीं गाड़ी ना पलट जाए। अरे गाड़ी जब तुम कुछ हरकत करोगे तो गाड़ी तो पलटी जाएगी। लेकिन अब ये है कि ये इस तरह इन लोग का एक दिमाग चलता है कि चीजों को ऐसे कर दो, ऐसे मुड़ जाए ताकि चीजें उनकी तरफ चली जाए। घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लग रहा है? घुमाने की पूरी कोशिश करते हैं। शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की वाइफ है। जैसे अतीक अहमद का दिमाग है, उससे भी ज्यादा खतरनाक शाइस्ता परवीन का दिमाग है। तो अतीक गैंग, जिसके किरदार भी परिवार का ही हिस्सा है, जिसकी प्लानिंग की जिम्मेदारी बेगम संभाल रही थी, तो फंडिंग संभाल रहा था बहनोई, और माफिया की बहन ने गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने का फर्ज अदा किया। देखिए किस किरदार का और क्या रोल रहा उमेश पाल शूट आउट में। खुल गया राज, बेगम ने भेजा था बमबाज। बीवी ने शूटर संभाले, बहन ने शरण दी। माफिया फैमिली का शूट आउट टास्क। उमेश पाल शूट आउट की सूत्रधार शाइस्ता अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन एक एक कर उसका हर राज अब बाहर आ रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या माफिया अतीक की फुल फैमिली इस शूट आउट में शामिल था? जवाब है हाँ। अब तक के सबूत अतीक फैमिली के एक एक शख्स को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कल मेरठ से आए गुड्डू मुस्लिम के सीसीटीवी ने साफ कर दिया कि अतीक का बहनोई भी इस खेल में शामिल था। तो आइए समझते हैं माफिया फैमिली के किस किरदार ने शूट आउट में क्या रोल निभाया। शाइस्ता परवीन सूत्रधार, डॉक्टर अखलाक फंडिंग, आयशा बहन, शूटर्स को छिपाना। जेल में बंद अतीक और अशरफ के बाद इन्हीं तीन किरदारों ने उमेश पाल मर्डर केस में सबसे अहम रोल निभाया। दावा है कि शाइस्ता ने पूरी प्लानिंग को मंजूरी दी। मेरठ में डॉक्टर अखलाक के घर साजिश रची गई। अतीक के इशारे पर शाइस्ता, अखलाक, असद, गुड्डू मुस्लिम की भूमिका फिक्स की गई। पूरे ऑपरेशन की कमान गुड्डू मुस्लिम के हाथ थी। इसके अलावा दो अन्य करीबी रिश्तेदार भी इस प्लानिंग का हिस्सा रहे। लेकिन शूटर्स से भी खतरनाक किरदार निभाया शाइस्ता परवीन ने, जिसने शूटर्स को काम सौंपा और दूसरे किरदारों तक जरूरी फंडिंग पहुंचाई। जिसके बाद शाइस्ता के इशारे पर शाहरुख ने असद को राइफल दी, जबकि असद ने शूट आउट को अपने हाथों अंजाम दिया। वही गुड्डू बमबाज पूरे ऑपरेशन को लीड करने की जिम्मेदारी संभाले था। यानी अतीक के इशारे पर लेडी डॉन शाइस्ता ने ऐसा प्लान बनाया कि यूपी के सबसे बड़े शूट आउट को अंजाम दे डाला गया और शूटर्स आज तक नहीं पकड़े गए। उमेश पाल शूट आउट केस में माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी नामजद अभियुक्त हैं। धूमनगंज थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और फरार है। इसके अलावा अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक के घर पर भी जो मीटिंगें हुई उसके बारे में भी शाइस्ता को जानकारी थी और शाइस्ता तमाम इस पूरे मामले को, इस शूट आउट कांड को हैंडल कर रही थी। तो कुल मिलाकर इसमें शाइस्ता परवीन की जो भूमिका है वो बेहद शातिराना है और अब पुलिस शाइस्ता परवीन की सरगर्मी से तलाश कर रही है। माफिया की बेगम शूट आउट के बाद से फरार है, तलाश जारी है, लेकिन डॉन का बहनोई पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। अखलाक के घर से जो सुराग मिले हैं वो हैरान करने वाले हैं। तो जांच को इन सबूतों से नई दिशा भी मिलेगी। प्रयागराज का उमेश पाल हत्याकांड के तार अब मेरठ से जुड़ चुके हैं। अखलाक को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद अब एक सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये अखलाक का वही घर है जहां का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है जहां गुड्डू मुस्लिम आया था और यही वो इसी घर के अंदर अखलाक से मिला था। यही दोनों ने साथ बैठकर चाय पी, चाय नाश्ता हुआ और उसके बाद गुड्डू मुस्लिम
फरार हो गया। यानी पूरी तरीके से अखलाक पर आरोप है कि गुड्डू मुस्लिम को उसने शरण दी, उसको आर्थिक मदद मुहैया कराई और तमाम वो चीजें प्रोवाइड कराई जो गुड्डू मुस्लिम चाहता था। दरअसल डॉक्टर अखलाक की पत्नी और अतीक की बहन आयशा को गुड्डू मुस्लिम को छिपाने की जिम्मेदारी मिली थी। यही वजह थी कि शूटआउट के बाद गुड्डू मुस्लिम मेरठ में आयशा और अखलाक के घर पहुंचा था। उधर अतीक के एक रिश्तेदार वकील की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है, जिसको लेकर पुलिस जांच में जुटी है। सवाल ये है कि इन सूत्रधारों पर पुलिस की अगली कार्रवाई क्या होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो योगी मॉडल की चर्चा अब दूसरे राज्यों में भी होने लगी है। रामनवमी के दौरान आपने देखा कई राज्यों में हिंसा हुई। बिहार, पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हिंसा की वारदात देखी गई। कई राज्यों में अभी भी हिंसा की आग भड़क रही है। ऐसे में 25 करोड़ की आबादी वाले यूपी में शांति है और इसी को देखते हुए अब बंगाल और बिहार भी योगी मॉडल की मांग कर रहा है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? बंगाल जल रहा है, बिहार धधक रहा है और वहां के निजाम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। ममता और नीतीश को मलाल तक नहीं कि उनके प्रदेश की धरती खून से लाल हो रही है। ऐसे में देश की नजर उस प्रदेश पर है जहां मुस्लिमों की सबसे ज्यादा आबादी है, बावजूद वहां अमन है, शांति है और सौहार्द है। ये तब जब रामनवमी पर बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र में सड़कों पर उत्पात मचाया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसी धर्म, मजहब और समाज के लोग एक दूसरे से गले मिलते नजर आए। और यही है योगी मॉडल, जिसका जिक्र अपराधी या अपराध के खिलाफ सरकार की सख्ती के तौर पर हो रहा है और देश भर में योगी मॉडल की चर्चा हो रही है, क्योंकि इसी योगी मॉडल ने यूपी की पूरी तस्वीर बदल दी है। जहां 2017 से पहले दंगे होते थे, कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी जाती थी, वहां कानून का राज कायम है। मुख्यमंत्री योगी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं, दंगा करोगे तो 7 पुश्तों की सजा। जब आस्था का सम्मान करना है तब प्रदेश में कर्फ्यू लग जाता था। कर्फ्यू, दंगा, बड़े बड़े दंगे, क्योंकि पिछली सरकार की फितरत ही दंगों में थी। वे दंगाइयों को प्रश्रय देती थी, वे दंगाइयों को हर प्रकार से प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाने का कार्य करते थे और प्रदेश में दंगों से बहुसंख्यक समाज प्रताड़ित तो होता था, झूठे मुकदमे दर्ज होते थे। जो मूर्ति बनाता था उसकी मूर्ति नहीं बिकती थी, जो दिया बनाता था उसके दिया तोड़ दिया जाता था और उसके बाद पर्व और त्योहार को अंधेरे में धकेल दिया जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, विगत 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ और दंगाइयों को पहले दिन से संदेश दे दिया गया कि अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना जो भरपाई करती रहेगी। देश में 2021 में कुल 378 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं दर्ज हुई, लेकिन यूपी इकलौता ऐसा प्रदेश है जिसमें केवल एक घटना हुई और ये सीएम योगी की कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती के परिणाम ही तो हैं, जो अब बंगाल और बिहार के लिए नजीर बन गया है। वहां की जनता, वहां के नेता अब योगी मॉडल की डिमांड कर रहे हैं और ममता, नीतीश को योगी से सीखने की नसीहत दे रहे हैं। मैं आपको कहता हूं 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम तुष्टीकरण में नहीं मानते, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, हमारे शासन में दंगे नहीं होते हैं। तो उत्तर प्रदेश बलवे और बलवाइयों से मुक्त हुआ है, उसका एक ही कारण है कि वहाँ पर जो है वो सबक भी सिखाया गया और संदेश भी दिया गया, और उस सबक और संदेश का नतीजा है कि ऐसे बलवाई, ऐसे बाहुबली, ऐसे कम्युनल क्राइम करने वाले लोग चूहे की बिल में या तो घुस गए हैं और या तो जो है वो जेल के सीखचों में हैं।
दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री को सीख लेना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी से। हम तो बिना मांगी सलाह देंगे कि कम से कम जो है वो कुछ छोटी सी ट्रेनिंग ले लो, टाइम लेकर के उनसे। बंगाल में चाहे हुगली हो या फिर बिहार में बिहार शरीफ और सासाराम, हर जगह रामनवमी पर उपद्रवियों ने हिंसा भड़काई, रामनवमी के जुलूस पर पत्थर बरसाए, राम भक्तों पर लाठियों से हमला किया और फिर दोनों तरफ से हुए टकराव के बाद बिहार और बंगाल जलने लगा। आप इन दो तस्वीरों से फर्क साफ कर सकते हैं कि बिहार और बंगाल को कैसे उत्तर प्रदेश से सीख लेने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर जब से योगी आदित्यनाथ विराजमान हुए हैं, तब से किसी भी धार्मिक त्योहार पर संकट नहीं गहराया। चाहे हिंदू आस्था की बात हो या फिर मुस्लिमों के त्योहार, हर पर्व को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाने लगा। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर मुस्लिम धर्म के लोग भी फूल मालाओं के साथ स्वागत में सड़क पर नजर आने लगे, क्योंकि ये बिहार और बंगाल नहीं बल्कि राम राज्य वाला उत्तर प्रदेश है, योगी का प्रदेश। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस पूरे मुद्दे का न्यूज़ 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने विश्लेषण किया, आपको दिखाते हैं। साल 2022 से देश एक नया ट्रेंड देख रहा है और त्योहारों पर पत्थरबाजी, हिंसा, आगजनी, सांप्रदायिक तनाव इस ट्रेंड के टूल बन गए हैं। बीते साल के ही तरह इस बार भी रामनवमी पर बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र में सांप्रदायिक हिंसा हुई, लेकिन देश का एक राज्य जो किसी जमाने में दंगों के लिए बदनाम था, जहां जनसंख्या 23 करोड़ से ज्यादा थी, जहां करीब 4.5 करोड़ आबादी मुसलमानों की है, उस उत्तर प्रदेश में रामनवमी पर एक पत्ता भी नहीं हिला। और इसकी वजह है शासन की मजबूत इच्छा शक्ति। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली, दंगाइयों, दबंगों, अपराधियों के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस नीति रही है। योगी आदित्यनाथ की छवि बुलडोजर बाबा वाली बन चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है, कानून के दायरे में रहोगे तो छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर सीमा लांघी तो छोड़ेंगे नहीं। देश में पहली बार दंगाइयों की तस्वीरें होर्डिंग्स पर लगाकर नेम एंड शेम वाली प्रथा भी योगी आदित्यनाथ की ही देन है। हालांकि योगी आदित्यनाथ के आलोचक और विरोधी पार्टियां इन तरीकों को अमानवीय बताकर अक्सर उनका कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करती रहती हैं, लेकिन योगी तो योगी हैं, वो अपने स्टैंड पर टस से मस नहीं होते और नतीजा हम सबके सामने है। यानी फर्क साफ है व्यूअर्स, फर्क साफ है। बंगाल, बिहार में जो हुआ और उत्तर प्रदेश में ओम शांति के साथ रामनवमी की यात्रा निकली और अब हनुमान जयंती की यात्रा भी निकलेगी, इसलिए फर्क बिल्कुल साफ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।